नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आप अच्छी तरीके से देख ही रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से कितनी भयंकर जंग इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है। अब जो जंग का दौर है वो एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां तो इजराइल भी नहीं समझ पा रहा है कि ईरान को हराने में अभी उसे कितना और वक्त लगेगा, और ईरान ने अपने तेवरों से दिखा दिया है कि इजराइल अगर उसको हमास, हिजबुल्लाह या यमन के हूती लड़ाके समझ रहा था तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि ईरान ने ये साबित किया है कि इजराइल, अभी तक तुम हमारे चेलों से लड़ रहे थे, अब तुम हम एक गुरु से लड़ रहे हो। ये जो हूती, हिजबुल्लाह और हमास के लोग थे, ये एक तरीके से ईरान के चेले थे जिनसे पिछले 20 महीने से इजरायली सेना लड़ रही है। लेकिन 13 जून से अब तक इजराइल को एहसास हो गया है कि ईरान को भयंकर चोट देने के बाद भी हालात ये हैं कि अब उसके हालात बिना अमेरिका के सुधर नहीं सकते। हम आपको बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से खबर के 4-5 पहलू बता देते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ट्रंप अचानक एक बड़ा हमला करने से पहले कहते ना भ्रमित हैं कि हमला करें या ना करें। क्यों ऐसा हुआ है कि अचानक पिछले 12 से 14 घंटे के अंदर रूस और चीन ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हो गए हैं और सीधी सीधी चेतावनी अमेरिका और इजराइल को देने लगे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि फोर्डो, जो ईरान का एक बहुत ज़बरदस्त परमाणु रिएक्टर है, या कहना चाहिए कि परमाणु बमों का एक ऐसा अड्डा है जिसको इजराइल तबाह करना चाहता है, अमेरिका हर तरीके से बर्बाद करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल उस पर हमला करने की जरूरत कर पा रहे हैं, ना प्लान बना पा रहे हैं। सिर्फ खबरों में आ रहा है कि उस पर अटैक होगा, लेकिन अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर 6 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि ईरान ने पूरी बाजी ही पलटना शुरू कर दी है। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में, 13 जून से 17 जून के बीच में ईरान जो था वो बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, और इजराइल ने जिस तरीके से उसके एक एक चीज़ को तबाह किया, उसके कमांडर्स, जो टॉप 20 कमांडर्स थे उसमें से 14 को मारा जा चुका है, और टोटल जो कमांडर हैं वो 20 अब तक मारे जा चुके हैं। अब आप समझिए, ना तो IRGC जो अमेरिका का, जो ईरान का एक अपना सैनिकों का संगठन है, उसका चीफ बचा है, ना ईरानी सेना का चीफ बचा है, ना ही वहाँ खामनेई का कोई सलाहकार बचा है। ऐसे हालात में आखिर ईरान की तरफ से ये जंग के बड़े बड़े फैसले ले कौन रहा है? इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि अगर ईरान का सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जो 86 साल की उम्र में अगर इतने ज़बरदस्त फैसले ले रहे हैं जो इजराइल और अमेरिका के लिए कहते हैं ना कि कोड़ में खाज बन गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। 86 साल के खामनेई, जो एक हाथ से कहते हैं उनका पैरालाइज है, यानी कि अपंग है एक तरीके से, और एक कान से उन्हें सुनाई भी सही से नहीं देता है, उसके बावजूद वो एक बंकर में बैठे हुए हैं और वहीं से अपनी पूरी रणनीति बना रहे हैं। दावा ये किया जा रहा था कि ईरान जो है वो 3 या 4 दिन के बड़े हमले में इजराइल के तबाह हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत जो जिस तरीके से इजराइल ने की 13 जून से हमले की, उससे ऐसा लग रहा था कि ईरान को तबाह होने में शायद हिजबुल्लाह के बराबर भी वक्त नहीं लगेगा, और हो सकता है कि वहाँ विरोध हो जाए और बहुत जल्दी खामनेई का तख्ता पलट हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं कि कैसे अचानक हारता हुआ ईरान जीतने वाली बाजियां चालू कर चुका है, या जीतने वाली जंग शुरू कर रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि जिस तेल अवीव के बारे में बोला जा रहा था कि ईरान की मिसाइलें कभी उसे छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस इतना मजबूत और इतना सटीक और इतना उन्नत किस्म का है जिसको ईरानी मिसाइलें कभी अंदर आ ही नहीं पाएंगी, वो भी 2000 किलोमीटर दूर से, तो आना उनके लिए बताया जा रहा था नामुमकिन है। आखिर वहाँ पर इतने बड़े अटैक कैसे हो गए? अभी की जो सबसे लेटेस्ट खबरें हैं उनमें से आपको 4-5 खबरें मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने पहली बार अपनी सेजल 2 मिसाइल से भयंकर हमला किया है, और इसके बारे में दावा किया जाता है कि इसकी स्पीड इतनी भयानक है, 12 से 14 मैक तक इसकी स्पीड चली जाती है, जिसको ट्रैक ही नहीं कर पाए। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद इजरायली सेना यानी कि IDF ने माना है कि ईरान की तरफ से 30 मिसाइलें दागी गई थीं, जिसमें से वो सिर्फ 7 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाए। उनका जो एरो सिस्टम है, उसके जो इंटरसेप्टर्स होते हैं जो जाके ऊपर मिसाइलों को मारते हैं, उसकी भारी कमी हो गई है। पेंटागन में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है कि अगर यही हालात रहे तो अगले 48 घंटे में स्थिति ये हो जाएगी कि ईरान का छोटी से छोटी मिसाइल भी बड़े आराम से
इजराइल के बॉर्डर को क्रॉस करेगी और इनका जो एरो सिस्टम है या आयरन डोम है वो ईरान के भीषण हमलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अगर इसी बीच में लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने अटैक किया, ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि हिजबुल्ला, लेबनान का और इजराइल का तो बॉर्डर बिल्कुल लगा हुआ है। ईरान तो चलो 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो तो बिल्कुल सटे हुए लोग हैं। हमास भी जो मरता हुआ हमास है वो भी अपनी आखिरी जान जरूर फूकेगा कि चलो कम से कम ईरान जंग में उतरा। तो 20 महीने की जंग हो चुकी है गाजा को, और अब स्थिति ये आ गई है कि ईरान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इजराइल है, उस इजराइल के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि आखिर वो लड़े कैसे। अब ट्रंप से और नेतन्याहू की जो आपस में बात हुई है उसमें झुंझलाहट साफ नजर आ रही है। उसमें डिसीजन को लेकर डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर हम अटैक करें तो करें कैसे। इनका सबसे बड़ा और प्राइम जो टारगेट है वो अब सिर्फ 2 बचे हैं। एक है वो खामनेई, जिनके परमाणु तेवर या कहें जंग के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं सरेंडर तो भूल जाओ, पहले तुम ऐसा ना हो कि तुम ही सरेंडर की स्थिति में आ जाओ, हम ऐसा हाल तुम्हारा करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल और अमेरिका ऐसा कौन सा जंगी प्लान बनाए कि ईरान को पूरा कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इजराइल बेशक बहुत ताकतवर देश है, बेशक उसकी सेना बहुत ही मजबूत है और उसने इजराइल को वास्तव में कहते हैं ना अब तक का सबसे भीषण नुकसान पहुंचाया है। जिस तरीके से तेहरान को तबाह किया जा रहा है, जिस तरीके से उसके 8-10 शहरों को तबाह किया है, जिस तरीके से बुशर शहर, अब बुशर शहर के बारे में आपको बता दें कि बुशर न्यूक्लियर प्लांट है, उसके बारे में पुतिन ने अभी कुछ ही घंटे पहले सीधी चेतावनी इजराइल को भी दे दी है और अमेरिका को भी दे दी है कि याद रखना कि बुशर न्यूक्लियर प्लांट, जो न्यूक्लियर प्लांट ईरान के अंदर है, उसके अंदर रूसी वैज्ञानिक और रूसी कर्मचारी मौजूद हैं। वहां पर अटैक किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी रूसी वैज्ञानिक या कर्मचारी इस हमले में घायल नहीं होना चाहिए। सीधी चेतावनी रूस ने इजराइल को दे दी है। और अचानक ही कुछ ही घंटे के अंदर मजे की बात यह है कि चीन ने भी सीधा संकेत दे दिया है कि हम इस पूरे मसले में ईरान के साथ हैं, हम किसी भी कीमत पर अब इजराइल के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर तुर्की ने मुस्लिम संगठनों की एक बैठक बुलाने के लिए ऐलान कर दिया है। यानी कि अचानक जो कुछ डेवलपमेंट है वो 12 से 14 घंटे के अंदर बड़ा तेजी से सामने आया है। अब आप 2-3 चीज़ें सुन लीजिए कि अचानक ऐसा क्या है कि जो ट्रंप हैं वो हमले का आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं 1 सेकंड पहले मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि हमला करना कब है। यानी कि वो 1 सेकंड उन्होंने अपने पास दबा के रखा है, वो पर्ची अपने पास दबा के रखी हुई है कि मैं 1 सेकंड पहले बताऊंगा कि ईरान पे कब और कैसा अटैक करना है। और ट्रंप जो है वो नेतन्याहू से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी सेना के कमांडरों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका डायरेक्ट ईरान जंग में कूदा इजराइल की तरफ से तो हमारा क्या होगा। खबर तो ये है, दो तंसीम न्यूज़ है ईरान की, उसने एक बहुत बड़ा दावा किया है ईरानी अधिकारियों के हवाले से, और उसने सीधा बोला है कि अगर भूल कर भी अमेरिका ने इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया या उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ये आप तय मानिए कि मिडिल ईस्ट में कम से कम 10 अमेरिकी अड्डों को ईरान पूरी तरीके से भस्म कर देगा। क्योंकि वो बहुत पास में है, कई ऐसे अड्डे अमेरिका के जो ईरान के लक्ष्य कहते हैं ना टारगेट के बहुत ही करीब हैं, वो झेल नहीं पाएगा। अगर एक साथ मिसाइलें उसने छोड़ी, अगर एक कहते हैं ना सुनामी आई तो अमेरिका भी उसको रोक नहीं पाएगा। हर एक चीज़ की एक लिमिट है। और इस बीच में जो 3 या 4 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं वो आप समझ लीजिए। नंबर 1, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो फोर्डो परमाणु प्लांट है उसको किस तरीके से फोड़ना चाह रहे हैं। जो टाइम्स ऑफ इजराइल है उसने एक खबर छापी है कि ट्रंप ने 3 मीटिंग की है जिसको सिचुएशन रूम बोलते हैं। सिचुएशन रूम में अब तक 2 मीटिंग हो चुकी है, एक 80 मिनट की हुई, एक 60 मिनट की हुई। तीसरी मीटिंग में उनको ये फैसला लेना है कि हमें फोर्डो, जो ईरान का सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना है, जिसके अंदर बताया जाता है कि 800 मीटर, कोई तो 800 मीटर तक की गहराई की बात कर रहा है, लगभग मैं तो कहूँगा लगभग अगर 200 मीटर और जोड़ देता तो शायद 1 किलोमीटर हो जाता ज़मीन के अंदर। लेकिन वो जो पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है फोर्डो का, उसको एक ऐसे बम से तबाह करने की कोशिश हो रही है जिस बम का आज तक किसी भी युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, और उसको बोलते हैं 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम। कोई लोग उसका नाम उसको जोड़ते हैं GBU-57 बम से, जिसका इस्तेमाल इस वाले युद्ध में नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या 30,000 पाउंड का जो बॉम्ब है अमेरिका का, क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि B-2 बॉम्बर से उसको फेंकें और फोर्डो को उड़ा दें।
जब ट्रंप ने अपने अधिकारियों से पूछा कि आप क्या मुझे इसकी गारंटी दे सकते हैं कि मैं 30,000 पाउंड का जब बम फेंकूंगा तो फोर्डो जो उनका है वो धुआं धुआं हो जाएगा, तो इस पर कोई भी अधिकारी एकदम कहते नहीं 100% गारंटी के साथ कहते हैं सीना ठोक कर बोलता है अरे सर आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप बम हमारा एक ही बम उड़ा देगा। कोई नहीं बोला। उन्होंने वर्ड यूज़ किया बॉम्ब्स यूज़ करने हैं, यानी कि 30,000 पाउंड के यानी कितने बम उनको यूज़ करने पड़ेंगे तब जाके वो उसको शायद फोड़ सकते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब जब इजराइल को ये पता चला कि भाई ट्रंप के बम भी हो सकता गड़बड़ कर जाएं, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, तब तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। फोर्डो को नष्ट करना कितना ज़रूरी है और कितना इजराइल और अमेरिका जो हैं वो मिलकर चाह रहे हैं कि किसी तरीके से फोर्डो परमाणु प्लांट को नष्ट कर दें, क्योंकि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद एक बहुत बड़ा जो यूरेनियम का भंडार है जिसको 90% संवर्धित यूरेनियम बोलते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, वो लगभग तैयार है, क्योंकि नेतन्याहू बार बार अपनी स्पीच में अपने दावों में बोल चुके हैं कि 42 किलो शुद्ध यूरेनियम जो है वो ईरान बना चुका है, जिससे वो 9 से 15 परमाणु बम बना सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ईरान के पास 9 से 15 परमाणु बम बनाने की क्षमता होगी तो इजराइल का वो क्या हाल करेगा। ये बहुत ज़रूरी जानना है कि है तो इजराइल के पास भी बहुत ही अच्छे परमाणु बम और अमेरिका उसके साथ है, लेकिन याद रखिए जब बम कोई दूसरा देश किसी पर मारता है तो उस वक्त कोई नहीं बचा सकता। बाद में आप मरहम पट्टी करने के लिए आ सकते हो, लेकिन तब तक सारा खेल हो जाएगा ख़त्म, धुआं धुआं हो जाएगा, क्योंकि ईरान क्षेत्रफल में जो है वो इजराइल से बहुत बड़ा है। इजराइल का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, ईरान तो फिर भी थोड़ा बहुत बच जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कि जो 13 जून को उन्होंने इतना बड़ा अटैक किया, उनके टॉप 9 कमांडरों को 13 से 14 जून के बीच में ख़त्म कर दिया, टोटल 20 कमांडर उनके मार दिए। क्योंकि जो मोसाद है और अमेरिका की CIA है, उनका जो आंकलन था वो ये था कि जैसे ही हम टॉप कमांडर मारेंगे, इनकी जो ईरान की सेना है वो सरेंडर के मूड के क्या कहते हैं माहौल में आ जाएगी, वो घबरा जाएगी, वो समझ ही नहीं पाएंगे हमें क्या करना है, जैसा हमने लेबनान में किया था। तीसरा इंपॉर्टेंट उनके दिमाग में ये था कि इस समय ईरान में खामनी के खिलाफ एक बहुत खतरनाक माहौल बना है, लोग उनके कहते हैं ना शासन से परेशान हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुआ उल्टा। जैसे जैसे इनके हमले तेज होते गए, ईरान एकजुट होता गया, लोग तेहरान को खाली करके भागने तो लगे, लेकिन वो जो स्थिति थी कि समझा जा रहा था कि ईरान में अफरा तफरी हो जाएगी, वैसी स्थिति कहते हैं ना रणनीतिक तौर पर और कहते हैं पॉलिटिकल रूप पर नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये सारी चीज़ें रशिया और चीन ने देख लिया है कि ईरान में जो खामनी की सुप्रीम लीडर हैं, जो इतने सालों से हैं, कई दशकों से हैं बल्कि कहा जाएगा, उनके पीछे पूरा ईरान एकजुट है, तो उसका असर ये हुआ कि पुतिन ने तुरंत बयान दे दिया कि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इजराइल ने अब तक जितने भी बड़े अटैक ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए हैं और जो भूमिगत उनकी फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, उनको रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने ये मैसेज क्यों दिया? ईरान ने ये दुनिया को मैसेज दिया कि चाहे भले ही अमेरिकी और इजरायली मीडिया प्रोपागेंडा करे कि हमारे धमाकों से, हमारे हमलों से, हमारे फाइटर जेट की बमबारी से नतांज और बुशर शहर और जैसे और कहते हैं ना अराक जैसे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो ईरान की तबाह हो गई हैं, लेकिन पुतिन ने अपने बयान से साबित किया है और दुनिया को बताने की कोशिश की है कि एक भी ईरान का भूमिगत परमाणु जो कहते हैं वो फैसिलिटी हैं वो तबाह बिल्कुल भी नहीं हुई है। और ये चीज़ बहुत बेचैन करने वाली है अमेरिका और इजराइल के लिए कि हमने अरबों करोड़ों रुपए के बम मार दिए, लेकिन हम वहाँ तक उनको नष्ट ही नहीं कर पाए ईरान को, जहाँ हमें ये उम्मीद थी कि शायद उसकी जो परमाणु क्षमता है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, हुआ उल्टा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, जब पुतिन से रिपोर्टर्स ने पूछा कि सर ये बताइए कि ईरान की क्या आप इस युद्ध में मदद करेंगे, क्या ईरान ने आपसे सहयोग मांगा है, हथियार मांगे, तो पुतिन ने हंस के जवाब दिया, अरे आप क्या समझ रहे हो ईरान को, ईरान ने अभी हमसे कोई हथियार ही नहीं मांगा है और मुझे नहीं लगता कि ईरान को हमारे हथियारों की ज़रूरत है। यानी कि पुतिन ने इशारे में ये बता दिया है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 6-7 दिन के बम्बारमेंट में इजराइल में ईरान इतना कमज़ोर हो गया कि इसको हथियारों की ज़रूरत है, तो ये आपकी गलतफहमी है। यानी कि पुतिन ये इशारा कर रहे थे कि ईरान में इतनी ज़्यादा कुव्वत है लड़ने की कि उसके पास हथियारों की कमी नहीं है और उसने रशिया से किसी भी तरीके की सैन्य सहायता नहीं मांगी है। लेकिन साथ ही रशिया ने यह क्लियर कट बोल दिया है कि इजराइल ये बात समझ ले कि बुशर शहर है, बुशर न्यूक्लियर प्लांट है, उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ना इजराइल करेगा ना अमेरिका करेगा, क्योंकि वहाँ पे रशियन साइंटिस्ट हैं और कर्मचारी हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके जो परिणाम होंगे वो बेहद गंभीर होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ईरान से ही जुड़ी हुई है, उसके अंदर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर इस समय
वहाँ व्हाइट हाउस में गए और ट्रंप से खूब गले मिले, बड़ी बड़ी बातें हुई, डिनर हुआ। और उसके बाद खबर निकल के आ रही है, पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान की पीठ में खंजर पाकिस्तान मारने जा रहा है। और खबर इस तरीके से जुड़ी है कि पाकिस्तान और ईरान की जो सीमा है, जो सरहद है, वो 909 किलोमीटर की बैठती है। और उस 909 किलोमीटर की सरहद से अब अमेरिका अपनी सेना को एंट्री करा सकता है, ऐसा माइकल रूबिन का कहना है, जो पूर्व पेंटागन के अधिकारी हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली है कि आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान की कठपुतली बन चुके हैं। वो भले ही मुस्लिम कार्ड खेले कि पाकिस्तान, लेकिन हकीकत में वो ईरान के खिलाफ कर रहा है। अब लोग सवाल उठाते हैं कि भाई पाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश ईरान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, उसके पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर ईरान के परमाणु बम बन गए, हथियार बन गए, तो पाकिस्तान के परमाणु बम का धुआं धुआं हो जाएगा, क्योंकि इनके पास 90 के दशक के परमाणु बम है। कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी उस स्तर की नहीं है जैसी ईरान के पास है। तो ऐसी स्थिति में जो आसिम मुनीर हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैं ईरान की थोड़ी के खिलाफ मदद करूंगा, अमेरिका और इजराइल की, तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की नज़रों में एक हीरो के रूप में आ जाएगा और उसकी माली हालत है उसमें कुछ सुधार आ जाएगा। कुल मिलाकर आसिम मुनीर जो वहाँ गए हैं, वो दलाली करने गए हैं ईरान के खिलाफ, और उसके खिलाफ एक ऐसा युद्ध की रणनीति बना रहे हैं ताकि कल को पाकिस्तान एक सेंटर पॉइंट बन जाए ईरान के खिलाफ एक बड़ा हमला करने का, क्योंकि सीधी सरहद जो पाकिस्तान और ईरान की है वो मिलती है। आपको पता होगा अभी 3 से 4 दिन पहले ही पाकिस्तान ने क्या किया था कि ईरान से जुड़ती अपनी सरहद को पूरी तरीके से सील कर दिया। वो इसलिए कर दिया ताकि आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, पूरा खाली करा दिया जाए, ताकि स्पेशल ऑपरेशन के लिए वहाँ जगह बनाई जा सके। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 दिन में ही ईरान ने ऐसी बाजी पलटी है कि अमेरिका और इजराइल की जो परमाणु हार हो चुकी है, क्योंकि ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बयानों से साबित हो रहा है, खुफिया रिपोर्टों से साबित हो रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व अधिकारियों ने तक दावा किया है कि ईरान के परमाणु फैसिलिटी जो भूमिगत हैं, जो बहुत ज़मीन के अंदर हैं, उनको रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ है। तुमने ऊपर के चिमनियाँ और कहते हैं ना बिल्डिंगें तोड़ दी हैं, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूज हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं वो उसको आप नष्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में सेजिल और फतेह जैसी मिसाइलों से इजराइल पर हमले ईरान के ये साबित करते हैं कि ये जो युद्ध है वो बेहद भयानक होने जा रहा है और हो चुका है। अब स्थिति ये है कि ईरान जो खुद को पहले कहते हैं ना शिकारी समझ रहा था, वो अब शिकार होने की स्थिति में आ गया है। अब ये देखना होगा कि आखिर ईरान अगले 2-4 घंटे के अंदर कैसे हमले करता है, क्योंकि खामने के जो बयान आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी जो है ना खतरनाक, वो बढ़ती चली जा रही है। तो कुल मिलाकर जो 86 साल के सुप्रीम लीडर खामनेई हैं, वो एक तरीके से 78 साल के ट्रंप और नेतन्याहू अपने 68-70 साल के हैं, वो उनके ऊपर बहुत भारी साबित हो रहे हैं। ये इनके लिए एक खतरे की घंटी है। मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जो भी इसमें बड़ा अपडेट होगा उसको मैं तुरंत आपको कल बताऊंगा।